आज ईरान में जो हो रहा है वो कोई साधारण विरोध नहीं है। यह दशकों से दबे गुस्से का विस्फोट है। यह उस सिस्टम के खिलाफ बगावत है जिसने। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे कट्टर इस्लामिक देश अभी इस वक्त अपने ही धर्म को आग लगा रहा है तो आप शायद यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यह सच है। ईरान की सड़कों पर इस समय ऐसा कुछ हो रहा है जो पिछले 1400 सालों में कभी नहीं हुआ। लोग मस्जिदों में आग लगा रहे हैं। सिर्फ 2023 में 50 से ज्यादा मस्जिदें राख हो चुकी हैं। औरतें अपने हिजाब को बीच चौराहे पर जला रही हैं और सबसे डरावनी बात, 10 साल के बच्चे तक सड़कों पर नारे लगा रहे हैं, ना खुदा ना मुल्ला, सिर्फ आजादी। पर क्या यही क्रांति है या फिर यह किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है? क्योंकि जब एक ऐसा देश जिसने पूरी दुनिया को इस्लामिक कट्टरता का मॉडल दिखाया था अचानक अपने ही धर्म से मुंह मोड़ने लगे तो सवाल उठते हैं, क्या वाकई ईरान में लोग अपनी मर्जी से इस्लाम छोड़ रहे हैं या फिर कोई बाहरी ताकत इस खेल को चला रही है? और सबसे बड़ा सवाल, जब ईरान खत्म होगा तो अगला नंबर किसका है? देखिए, मैं जानता हूं आप अभी सोच रहे होंगे कि चलो अच्छा है, एक कट्टर देश कम हुआ, लेकिन रुकिए, क्योंकि जो मैं आपको अगले कुछ मिनटों में दिखाने वाला हूं वो आपकी सोच पूरी तरह बदल देगा। आपको पता चलेगा कि कैसे 1970 में ईरान की लड़कियां मिनी स्कर्ट पहनकर यूनिवर्सिटी जाती थीं और फिर अचानक कैसे वही देश दुनिया का सबसे कट्टर इस्लामिक राष्ट्र बन गया। आपको दिखेगा वो CIA का गुप्त ऑपरेशन जिसने एक खुशहाल देश को तबाह कर दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात, आपको पता चलेगा कि यह बदलाव भारत के लिए खतरनाक क्यों हो सकता है। क्योंकि जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तब आपको समझ आएगा कि यह सिर्फ ईरान की कहानी नहीं है, ये हर उस देश की कहानी है जहां धर्म और सत्ता ने मिलकर लोगों की जिंदगी को नर्क बना दिया। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक देश 50 साल में स्वर्ग से नर्क बना, फिर नर्क से निकलने की कोशिश कर रहा है और इस सब के पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यकीन मानिए आखिरी 2 मिनट में जो मैं बताने वाला हूं वो आपके दिमाग को हिला देगा। चलिए एक बात जल्दी से बताइए, ये वीडियो आपको खुद से ढूंढ कर मिला या यूट्यूब ने आपके स्क्रीन पर सजेस्ट किया और आपने क्लिक कर दिया? क्योंकि हमें भी समझना है कि यूट्यूब हमारी आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और अगर आप सच में एक जागरूक और देशभक्त हिंदू हैं तो फैक्ट मंत्रा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चलिए अब बिना देरी के बढ़ते हैं आगे वीडियो की सबसे जरूरी बात की ओर। कभी सोचा है कि अगर दुनिया के सबसे कट्टर इस्लामिक देश में लोग मस्जिदें जलाने लगें, औरतें हिजाब को जंजीर मानकर उसे बीच सड़क पर फेंक दें और बच्चे तक सड़कों पर नारे लगाते दिखें, ना अल्लाह ना खमेनी, बस आजादी, तो इसका मतलब क्या होगा? ईरान की सड़कों पर जो हो रहा है वो सिर्फ एक विरोध नहीं है, ये एक युग का अंत है। आज वहां लोग सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, वो एक आइडिया के खिलाफ खड़े हो गए हैं, एक सिस्टम के खिलाफ, एक धर्म के उस रूप के खिलाफ जिसने उनकी आजादी छीन ली। और सबसे चौंकाने वाली वो बात, लोग इस्लाम को ही छोड़ने लगे हैं। मस्जिदें खाली हैं, लोग ज़ोरोएस्ट्रियन मंदिरों की ओर लौट रहे हैं, कई खुलेआम कह रहे हैं हम अब मुसलमान नहीं हैं। तो सवाल ये है, क्या वाकई ईरान में इस्लाम खत्म हो रहा है या ये एक और बदलाव की आहट है जो दुनिया को हिला देगा? इस कहानी की शुरुआत डर से हुई थी, लेकिन अब इसका अंत शायद उम्मीद से होगा। इस वक्त ईरान एक उबलते हुए प्रेशर कुकर की तरह है, ढक्कन किसी भी पल उड़ सकता है। देश की करेंसी मिट्टी में मिल चुकी है, महंगाई 40% के पार पहुंच गई है। एक आम ईरानी परिवार के लिए दूध और ब्रेड खरीदना भी किसी लग्जरी से कम नहीं। सड़कों पर सिर्फ बेरोजगारी नहीं घूम रही, सड़कों पर गुस्सा, थकान और टूटी हुई उम्मीदें घूम रही हैं। तेहरान की गलियों में, मशाहद की सड़कों पर लाखों युवा अपने ही लीडरशिप के खिलाफ खड़े हैं। ना कोई डर, ना कोई हिचक, बस एक ही मांग, आजादी। और अब वो विरोध सिर्फ नारों तक सीमित नहीं है। खोमेनी की तस्वीरों को सिगरेट से जलाना एक ट्रेंड बन गया है। मस्जिदें जो कभी श्रद्धा का प्रतीक थीं, अब सत्ता के प्रतीक बन चुकी हैं और इसलिए वो आग की लपटों में हैं। 25 से ज्यादा मस्जिदें जल चुकी हैं। पुलिस अफसर तक वर्दी उतारकर कह रहे हैं बस बहुत हुआ। और ये सब सिर्फ एक मुद्दे की वजह से नहीं हो रहा, ये गुस्सा सालों का जमा हुआ दर्द है जो अब एक सुनामी बन चुका है। ईरान के दिल में आग लगी है और ये आग सिर्फ सरकार को नहीं जला रही, ये पूरे उस धार्मिक ढांचे को चुनौती दे रही है जिस पर यह देश पिछले 40 सालों से टिका हुआ था। अब जो लोग ईरान को सिर से पांव तक हिजाब में लिपटा, धर्म की जंजीरों में जकड़ा देश मानते हैं, उन्हें शायद पता नहीं कि सिर्फ 50 साल पहले ये वही ईरान था जहां औरतें मिनी स्कर्ट पहनकर यूनिवर्सिटी जाती थीं। 1970 के दशक में ईरान की सड़कों पर आपको बूट्स में लड़कियां मिलती थीं, किताबें हाथ में, कॉफी कप्स लेकर चलती, सिनेमा हॉल भरे रहते थे, डिस्को में म्यूजिक बजता था। तेहरान की नाइट लाइफ यूरोप को टक्कर देती थी। हिजाब नहीं, कोई जरूरत नहीं थी। इस्लाम था पर घर की दीवारों तक सीमित। लोग पढ़ते थे, खुलकर बोलते थे, औरतें जज थीं, डॉक्टर थीं, पायलट थीं। सेक्युलरिज्म सिर्फ संविधान में नहीं, जिंदगी में था।
और ये कोई पश्चिमी मीडिया का प्रोपेगेंडा नहीं है, तस्वीरें हैं। 1970 की तेहरान यूनिवर्सिटी की फोटोज देखिए। लड़के लड़कियां साथ बैठकर पढ़ रहे हैं, कोई डर नहीं, कोई पाबंदी नहीं। अब उसी यूनिवर्सिटी में अगर कोई लड़की बिना हिजाब के दिख जाए तो नैतिकता पुलिस उसे पकड़कर जेल में ठूंस सकती है। क्या हुआ उस ईरान को? कैसे एक खुला, तरक्की पसंद, खुशहाल देश एक धार्मिक तानाशाही में तब्दील हो गया? कैसे एक समाज जो भविष्य की तरफ देख रहा था अचानक 7वीं सदी की ओर मुड़ गया? इस बदलाव की कहानी किसी जादू की छड़ी से नहीं बल्कि एक सुनियोजित षड्यंत्र से शुरू हुई थी, और इस षड्यंत्र में शामिल थे कुछ बहुत ताकतवर देश। 1953 में ईरान की धरती पर एक ऐसा खेल खेला गया जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। उस वक्त ईरान के प्रधानमंत्री थे डॉ. मोहम्मद मोसद्देक, एक प्रखर नेता जिसने कहा, हमारे देश का तेल सिर्फ हमारे हक का है। उन्होंने ब्रिटिश कंपनी एंग्लो ईरानियन ऑनएल कंपनी को नेशनलाइज कर दिया। आज की बीपी। ब्रिटेन आगबूला हो गया। अमेरिका को डर लगने लगा कि कहीं ईरान सोवियत यूनियन की तरफ न झुक जाए, और फिर CIA और ब्रिटेन ने मिलकर रचा इतिहास का सबसे खतरनाक पॉलिटिकल तख्तापलट, ऑपरेशन एजैक्स। मोसद्देक को हटाया गया। एक अमेरिका ब्रिटिश समर्थित राजा को गद्दी पर बैठा दिया गया, शाह मोहम्मद रजा पहलवी। तेल अब फिर से पश्चिम के कंट्रोल में था। शाह को मिला पैसा, पावर और पश्चिमी सपोर्ट, पर साथ में आया तानाशाही का एक नया चेहरा, सावक, एक खुफिया पुलिस जो विरोध की हर आवाज को दबा देती। लोगों के अंदर गुस्सा पनपने लगा। एक राजा जो विदेशी ताकतों की गोदी में बैठा है और एक समाज जो अंदर से सड़ रहा है। फिर 1969 आया। लोगों ने शाह के खिलाफ बगावत कर दी। सड़कों पर नारे गूंजे, मौत उस अमरीकी राजा को। और तब पर्दे के पीछे से निकलकर सामने आया एक मुल्ला, आयातुल्ला खोमेनी, एक आदमी जिसने इस बगावत को इस्लामिक रेवोल्यूशन में बदल दिया। शाह भाग गया। ईरान बना इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। लोगों को लगा अब आजादी मिलेगी, पर उन्हें नहीं पता था कि वो अमेरिका की गुलामी से निकलकर शरीयत की जेल में कूद गए हैं। फ्रॉम अमेरिकाज पपेट टू इस्लाम्स डिक्टेटरशिप, ईरान ने सत्ता का रंग बदला था, पर जंजीरें वहीं की वहीं थीं, सिर्फ चमक बदल गई थी। 1971 में जब शाह भागा और खोमेनी आया तो लोग जश्न मना रहे थे। लगा था अब डर का दौर खत्म होगा, अब न कोई विदेशी गुलामी, न कोई तानाशाही। लेकिन कुछ ही सालों में सच सामने आने लगा। खोमेनी ने वही काम दोहराना शुरू कर दिया जो शाह करता था, शायद उससे भी ज्यादा बेरहमी से। एक नई सीक्रेट पुलिस आई, गश्ते इरशाद। काम, तुम्हारे कपड़ों की निगरानी, तुम्हारे बालों की लंबाई पर पहरा, तुम्हारी सोच तक को कंट्रोल करना। औरतों को अब मजबूरी में हिजाब पहनना पड़ा, पर इस बार कानून बनाकर। जिसने मना किया उसे जेल में डाला गया या गायब कर दिया गया। कोर्ट्स में जज नहीं, अब मौलवी बैठते थे। सजा तय होती थी शरिया कानून के हिसाब से। जो इस्लामिक रेवोल्यूशन लाए थे उन्होंने ही विरोध को हराम करार दे दिया। 1980 से 1983 के बीच हजारों सेक्युलर एक्टिविस्ट, वामपंथी विचारक और स्टूडेंट्स को या तो मार दिया गया या जेल में डाल दिया गया। ये वही लोग थे जिन्होंने शाह के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। जिस बदलाव के लिए लड़े थे वही सबसे बड़ा धोखा बन गया। ईरानियों को आजादी नहीं मिली, उन्हें एक नई जेल मिल गई। एक ऐसी जेल जिसका नाम रखा गया था इस्लामी गणराज्य। ईरानियों ने खोमेनी पर भरोसा किया था क्योंकि उन्हें लगा था कि इस्लाम उन्हें आजादी देगा, पर अब वो भरोसा चूर चूर हो चुका है। आज का युवा पूछ रहा है, क्या वाकई इस्लाम का यही मतलब है? और ये सवाल सिर्फ गुस्से से नहीं, तजुर्बे से पैदा हो रहे हैं। क्योंकि जब धर्म सत्ता बन जाए तो विश्वास टूटने में देर नहीं लगती। यहाँ कुछ वजहें हैं जिनकी वजह से ईरान में लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं। एक, धार्मिक पाखंड। सरकार खुद को इस्लामिक कहती है, लेकिन नेताओं की जिंदगी में दिखता है पैसा, भ्रष्टाचार और पावर की भूख। जब धर्म सिर्फ दूसरों पर थोपने का टूल बन जाए तो लोग उससे नफरत करने लगते हैं। 2, आर्थिक तबाही। तेल से भरा देश भूखा कैसे हो सकता है? जब धर्म के नाम पर देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही हो तो लोग सवाल उठाते हैं, ये खुदा का राज है या मुल्लाओं की दुकान? 3, दमन और डर। हर कदम पर पाबंदी, कपड़ों पर, सोच पर, रिश्तों पर। लोग थक गए हैं ये साबित करते करते कि वो अच्छे मुसलमान हैं। 4, इंटरनेट और दुनिया की झलक। अब हर ईरानी जानता है कि बाहर की दुनिया कैसी है। उन्होंने देखा है कि बिना धर्म की दखलंदाजी के भी देश तर्क ही कर सकते हैं। 5, पढ़ाई और सवाल। नई पीढ़ी पढ़ी लिखी है, वो कुरान को भी सवालों की नजर से देखती है और सवाल पूछना अब गुनाह नहीं लगता। एक रिपोर्ट के मुताबिक 50% से ज्यादा ईरानी खुद को अब नॉन रिलीजियस मानते हैं। मस्जिदें खाली हैं, लोग ज़ोरोएस्ट्रियन मंदिरों में जा रहे हैं, अपने प्राचीन धर्म की ओर लौट रहे हैं। ये बगावत नहीं है, ये एक जागरूकता है। ये क्रांति सिर्फ नारों और झंडों की कहानी नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने खौफ के बावजूद सच का साथ चुना।
कहानी 1। महसा अमीनी 22 साल की लड़की तेहरान में अपने भाई के साथ घूम रही थी। उसका हिजाब थोड़ा ढीला था, बस यही उसकी गलती थी। मोरालिटी पुलिस ने पकड़ लिया। कुछ ही घंटों बाद उसकी लाश उसके परिवार को लौटा दी गई। महसा की मौत ने पूरे ईरान को हिला दिया। औरतें सड़कों पर निकलीं, अपने बाल काटे, हिजाब जलाया। पहली बार इतना खुला विरोध हुआ। कहानी 2। अली, एक एक्स मुस्लिम, एक कॉलेज स्टूडेंट, जिसने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, मैं अब मुसलमान नहीं हूं, मैं सिर्फ इंसान हूं। अगले ही दिन उसे अरेस्ट किया गया, महीनों जेल में रखा गया। पर आज वो फिर से बोल रहा है, गुप्त पहचान से, लेकिन आवाज वही है। कहानी 3। गुमनाम बुजुर्ग। महिला एक वायरल वीडियो में दिखती है, सफेद चादर पहने, हाथ में आग। वो तेहरान की एक मस्जिद की दीवार पर खोमेनी की तस्वीर जला रही है। चेहरे पर कोई डर नहीं, आंखों में सिर्फ थकान और हिम्मत। ये क्रांति हथियारों से नहीं, हिम्मत से लड़ी जा रही है। जब एक महिला अपने बाल खुला छोड़कर सड़कों पर निकलती है, वो सिर्फ फैशन नहीं कर रही, वो सिस्टम को चैलेंज कर रही है। जब एक युवा बोलता है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा धर्म, वो सिर्फ एक राय नहीं दे रहा, वो इतिहास को दोबारा लिखने की कोशिश कर रहा है। ईरान में जो हो रहा है वो सिर्फ एक देश का विद्रोह नहीं है, ये पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के लिए एक सिग्नल है। जब एक ऐसा देश जिसने पूरी दुनिया को कट्टरपंथ का मॉडल दिखाया था, अब खुद उस मॉडल को तोड़ रहा है, तो बाकी देशों के लिए भी सवाल उठते हैं। क्या पाकिस्तान, सऊदी अरब, अफगानिस्तान जैसे देशों में भी लोग सोचने लगेंगे कि धर्म और राजनीति की शादी कब तलाक में बदलेगी? क्योंकि ईरान का यह बदलाव सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं है, ये उस सोच के खिलाफ है जो कहती है कि एक अच्छा मुसलमान वही है जो चुपचाप माने। अब एक नई लहर उठ रही है जहां सवाल पूछना हराम नहीं, हक बन गया है। शायद ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन की शुरुआत है। शायद और भी मुस्लिम देश अपने युवाओं को पूछते हुए पाएंगे, क्या हमें भी बदलने की जरूरत है? ईरान का यह आंदोलन बता रहा है, कट्टरता की उम्र होती है, लेकिन आजादी की भूख कभी नहीं मरती। ईरान में इस्लामिक शासन का कमजोर होना सुनकर भारत में बहुत से लोग खुश होंगे। चलो, एक कट्टर इस्लामिक देश कम हुआ, लेकिन सवाल यह है, क्या यह भारत के लिए वाकई अच्छी खबर है? आज जो ईरान भारत के साथ चबहार पोर्ट पर हाथ मिला रहा है, वो वही ईरान है जो कभी कट्टर इस्लामिक शासन में था, लेकिन फिर भी उसने पाकिस्तान के बजाय भारत को चुना। अगर कल को वहां अमेरिका समर्थित कोई पपेट सरकार आ गई, तो क्या वो सरकार भारत के साथ वैसा ही व्यवहार करेगी? याद रखिए, 1965 और 1971 की जंगों में जब ईरान पर शाह का राज था, उसने खुलकर पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। तेल दिया, हथियार दे, लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया। अगर वही हालात फिर लौटे, अगर ईरान दोबारा अमेरिका के असर में जाकर पाकिस्तान से हाथ मिला ले, अगर चाबहार पोर्ट, जो भारत के लिए एक स्ट्रैटेजिक गेम चेंजर है, अब भारत के हाथ से निकल जाए, तो क्या सिर्फ इस्लामिक टैग हटने से हमें खुश होना चाहिए, या हमें यह देखना चाहिए कि इससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट पर क्या असर पड़ेगा? भावनाओं से नहीं, हमें पॉलिसी और स्ट्रैटेजी से सोचना होगा, क्योंकि इमोशंस ट्वीट करते हैं, लेकिन डिप्लोमेसी बॉर्डर बनाती है। इतिहास हमें बार बार यही सिखाता है, हर क्रांति एक उम्मीद लेकर आती है, और अक्सर वही उम्मीद किसी नई तानाशाही की नींव बन जाती है। जिस खोमेनी ने शाह को तानाशाह कहा था, वही खुद सुप्रीम लीडर बना। ऐसा लीडर जिसे कोई हटा नहीं सकता, जिसे कोई सवाल नहीं कर सकता। इसे कहते हैं आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। ये सिद्धांत कहता है कि हर संगठन, चाहे वो कितना भी लोकतांत्रिक क्यों ना हो, समय के साथ कुछ लोगों के हाथ में सत्ता केंद्रित कर ही देता है। और यही हुआ ईरान में। पहले अमेरिका का पपेट शासक था, फिर इस्लाम के नाम पर एक नया तानाशाह आया। नाम बदले, चेहरे बदले, पर सिस्टम वहीं रहा। लोग वहीं थे, दर्द वहीं था, सिर्फ जेल की दीवारें बदल गईं। पर अब लोग बदल गए हैं। अब वे सिर्फ सत्ता से नहीं, उस सोच से लड़ रहे हैं जो उन्हें गुलाम बनाती है। अब वो धर्म को नहीं, धर्म के नाम पर होने वाले धोखे को नकार रहे हैं। और इसीलिए ईरान में धर्म खत्म नहीं हो रहा, लोगों की अंधी आस्था खत्म हो रही है, और शायद वही असली शुरुआत है। आज ईरान की कहानी हमें एक आखिरी सबक देकर जाती है। धर्म जब सवालों से डरने लगे और सत्ता जब खुद को खुदा समझने लगे, तब विद्रोह तय हो जाता है। ये सिर्फ ईरान की लड़ाई नहीं है, ये हर उस इंसान की लड़ाई है जो सोचने की आजादी चाहता है। अब सवाल आपसे है, क्या आप सिर्फ देखने वाले बनेंगे या समझने वाले? अगर आपको सच जानना है, इतिहास को बिना डर के देखना है, तो फैक्ट मंत्रा चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए, क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ी क्रांति होती है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।